एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है राजा, किसान तथा नगर, आरंभिक राज्य तथा अर्थव्यवस्थाएं, जिसमें हम लोग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसी चैप्टर को हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले भी हमारा एक और पार्ट का वीडियो आ चुका है जो हमारा पार्ट 1 का वीडियो था। उसमें मेनली हम लोगों ने जेम्स प्रिंसेप कौन थे और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना था 16 महाजनपद का जो हमारा टॉपिक था उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हमने उसमें कवर किया था। ठीक है, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने पार्ट 2 के लेक्चर के हिसाब से हमारे चलेगा। तो पार्ट 2 का लेक्चर है ये हमारा। इसमें हम लोग करेंगे जो हमारा मौर्य वंश है, मौर्य वंश की जानकारी के क्या क्या स्रोत है उसको हम लोग देखेंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत मतलब कि इतिहासकार कौन कौन से स्रोत हमें देते हैं, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो चीज हम लोग देखेंगे। तो मौर्य वंश की जानकारी के 2 स्रोत है, एक है आपका साहित्य स्रोत और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत में समकालीन रचनाएं आती है, जितनी भी रचनाएं हैं, जिसमें आपका पहला जो आपका साहित्य स्रोत है वो है आपका मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज कौन होता है पहले आप ये समझो। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और ये अपनी एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। ठीक है, इसमें जितने भी आपके मौर्य काल है उसके बारे में विस्तृत विवरण दिया जाता है इस बुक में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर का जितना चीज है ना, मतलब कि आप ऐसे डैश करो और उसके अंदर का जितना भी चीज लिखना है वो चीज आपको नोट्स में अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। तो आप नोट्स को भी जरूर देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है गूगल ड्राइव का, उसको आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो अब आप देखिए जो दूसरा जो आपका साहित्य स्रोत है वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य है मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री है कौटिल्य कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग विष्णुगुप्त कह सकते हैं। तो इनके द्वारा अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी जाती है। किताब जो होता है अर्थशास्त्र नाम का, अभी ये अर्थशास्त्र क्लास 11th और 12th वाला किताब नहीं है। इस अर्थशास्त्र वाले किताब में राजनीतिक और लोक प्रशासन के बारे में विस्तृत विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा जाता है। तो ये भी हमारा एक साहित्य स्रोत है मौर्य काल का। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर तीसरा लिखा है, तीसरा साहित्य स्रोत जो हमारा है वो है हमारा जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। मतलब कि जैन और बौद्ध धर्म जितने भी हमारे ग्रंथ है उससे भी हमें पता चलता है मौर्य काल के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म से आपके हो गए 24वें तीर्थकर कौन है, महावीर जैन जी, और बौद्ध धर्म से आपका हो गया गौतम बुद्ध जी। ठीक है, तो इनके जो ग्रंथ है इससे हम लोग को मौर्य काल के बारे में विस्तृत जानकारी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखा है वो लिखा है अशोक के अभिलेख। मतलब कि अशोक का जो अभिलेख है उससे भी हमें ये देखने के लिए मिल जाता है कि मौर्य काल का मौर्य काल के जानकारी का एक स्रोत है हमारा ये अशोक का अभिलेख। ठीक है, अशोक का अभिलेख भी आपका मौर्य काल की जानकारी का स्रोत है। मतलब कि अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखवाए थे अपने समय में वो सभी अभिलेख अभी हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, तो वो हमारा एक स्रोत बन जाता है। इसके अलावा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त है उसके द्वारा जो मुद्रा राक्षस किताब लिखी गई है उसमें क्या है, मुद्रा राक्षस और चंद्रगुप्त मौर्य की मित्रता का वर्णन बताया गया है। तो ये चीज का आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये हो गया हम लोग का साहित्य स्रोत। अब हम लोग देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, जो आपके पुराने से रिलेटिव जितनी भी चीजें, मतलब कि पुराने चीजों से रिलेटिव उनको देखते हैं। ठीक है, वो आपके पुरातात्विक स्रोत में आ गए। तो उसमें आपका मूर्तिकला आ जाएगा। मूर्तिकला जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा ये सब गूगल किया हुआ है, जो है आपका प्राचीन भवन, मतलब कि पुराने जितनी भी बिल्डिंगे हैं, और इसके अलावा अभिलेख। ठीक है, अभिलेख आपके हो गया, और इसके अलावा स्तूप। ठीक है, इन सब चीजों से आपका पता चल जाता है। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं मृदभांड। ठीक है, मृदभांड भी आप इसी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये हो गया हमारा पुरातात्विक स्रोत और ये हम लोग का हो गया साहित्य स्रोत। मतलब कि मौर्य काल के बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमें 2 ही चीज से पता चलती है, एक आपका साहित्य स्रोत से, एक आपका पुरातात्विक स्रोत से। अब हम लोग देखते हैं अशोक जो था, सम्राट अशोक जो था, पहले उसके बारे में आप थोड़ा सा समझो कि अशोक था कौन। अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पपौत्र है। पहले आप समझो चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 321 ईसा पूर्व हम लोग कहेंगे 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है।
कौटिल्य उनका बहुत मदद करते हैं, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। घनानंद को पराजित करके वो इस साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। और अशोक का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा होता है वो होता है आपका बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया, फिर उसका भी बेटा, मतलब कि बिंदुसार का बेटा होता है आपका सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा होता है, और वो एक पहला राजा होता है जिसने अपनी अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश जो होता है, अपने अधिकारियों के लिए और प्रजा के लिए जो संदेश होता है वो प्राकृतिक पत्थर में लिखवाए होते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और अशोक ही एक ऐसा सम्राट है जो कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे भी कि अशोक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन क्या है। चलो इसे हम लोग समझते हैं कि अशोक की चारित्रिक विशेषताएं क्या क्या है, मतलब कि उसके जितने भी फीचर्स है, उसकी जितनी भी अच्छाइयां हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो अशोक की जो चारित्रिक विशेषता है उसमें पहली विशेषता है उसकी न्यायप्रिय शासक। मतलब जो अशोक था वो एक न्यायप्रिय शासक था, वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, सबके लिए एक समान न्याय करता था, सबको एक समान मानता था, और सबके लिए जनता भी उसे बहुत ही अच्छा मानती थी क्योंकि वो सबके लिए अच्छा न्याय करता था, ठीक है। बहुत ही अच्छा जस्टिस था वो। इसके अलावा वो एक लोकप्रिय शासक था। जो अशोक था वो आपका एक लोकप्रिय शासक था। वो जनता में उसकी जो छवि थी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो लोगों के भलाई के लिए बहुत ही अच्छा काम करता था, ठीक है। इसके अलावा वो एक महान शासक था। महान शासक क्या है, हम लोग को कैसे पता चलता है? जो अशोक था उसने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि कलिंग युद्ध आपका उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने से हम लोग को पता चल जाता है कि वो बहुत ही एक महान शासक होगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म का संरक्षक होता है आपका अशोक। अशोक जो होता है वो बौद्ध धर्म का संरक्षक होता है। कैसे? कलिंग युद्ध जब वो विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कलिंग युद्ध में, उसके बाद क्या होता है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने में उसका जो योगदान देते हैं, उनको जो शिक्षा देते हैं, उनका नाम होता है उपगुप्त। उपगुप्त नाम के एक भिक्षु होते हैं जो उनको एक शिक्षा देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। जो आपके सम्राट अशोक है वो अपनाने के बाद क्या करते हैं, अपने साइड तो पहले प्रचार प्रसार करते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसके अपने जो उनके बेटा बेटी होते हैं महेंद्र और संघामित्रा, उनको भी भेजते हैं श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए। ये चीज आपको पता होना चाहिए क्या वो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जो अशोक है उसका धर्म। यहाँ पे मैंने बोला है धर्म बोला है, धर्म नहीं बोला है, ठीक है। धर्म नहीं बोला है, धर्म बोला है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अशोक का धर्म क्या है? धर्म जो है उसमें क्या होता है, उसमें इतना लोगों के जीवन, जितना भी धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में तथा इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा, ये बताया गया है। मतलब कि इससे पता चलता है जो अशोक है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता होगा। इसके अलावा धर्म के प्रचार के लिए, धर्म एक प्रकार का रूल है, ठीक है, एक प्रकार का आप रूल मान सकते हो, एक प्रकार का नियम है, ठीक है, जो आपका धर्म है, ठीक है। धर्म के प्रचार के लिए क्या किया जाता है, धर्म महामत की नियुक्ति भी की जाती है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं अशोक के धर्म की क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब कि अशोक का जो धर्म है उसमें क्या क्या चीज लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड में ये पूछा जाता है। तो जो अशोक है उसके धर्म का जो पहली विशेषता है, जो पहला फीचर्स है, वो है बड़ों का सम्मान करना, बड़ों के प्रति आदर करना, ठीक है, वो इसकी पहली विशेषता है जो अभी भी सबको करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी विशेषता है वो है सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, मतलब कि हम लोग को दयावान रहना चाहिए। सन्यासी जो आपके पंडित है और ब्राह्मण है उसके प्रति आपको दयावान दिखलाना चाहिए, उनको जैसे कि चावल वगैरह हो तो दे देना चाहिए, इस तरीके का रूल आप मान सकते हो, ठीक है। ये उस समय की बात वैसे हो रही है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, अशोक के धर्म की जो तीसरी विशेषता है वो है दास सेवकों के प्रति दयावान होना। जो आपके दास होते हैं और सेवक होते हैं उनके प्रति आपको दयावान होना चाहिए, ठीक है, ऐसा अशोक के धर्म में लिखा हुआ है। और जो चौथा धर्म की विशेषता है वो है सभी धर्मों का सम्मान करना, चाहे कोई से भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सा भी धर्म हो, सबका हमें सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा जो पांचवा धर्म की विशेषता है वो है अपने से छोटों के साथ उचित व्यवहार करना, मतलब कि अपने से छोटों को प्यार देना। इसके अलावा अपने से छोटों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए उस हिसाब से
व्यवहार करना, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से बोलना। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे छठा लिखा है, अशोक की धर्म की जो छठी विशेषता है वो है अहिंसा का संदेश। मतलब कि अशोक जो है वो अहिंसा का संदेश देना चाहते हैं। पहले तो वो भी बहुत ज्यादा युद्ध करते हैं, लेकिन कलिंग युद्ध में जब विजय प्राप्त कर लेते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो उसके बाद वो भी अहिंसा का संदेश देते हैं। मतलब कि वो भी युद्ध पर नहीं लड़ते हैं, मतलब कि कोई भी मारकाट वो नहीं करना चाहते, वो भी अहिंसा के भक्त होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे गांधी जी भी होते हैं उसी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रशासन किस तरीके से था। मतलब कि मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन है वो किस तरीके से था। मतलब कि प्रशासन का अर्थ यहाँ पर यह है कि लोगों का देखभाल किस तरीके से रखा जाता था, लोगों का प्रबंध किस तरीके से किया जाता था। इन सब चीजों से हम लोग प्रशासन का अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मौर्य काल की प्रशासन की जानकारी हम लोग को मेनली दो चीजों से पता चलता है हम लोग को। एक है हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज की इंडिका। जो कौटिल्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और जो आपका मैगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और उसके द्वारा ही वो इंडिका रचा जाता है, ठीक है, उसी के द्वारा, मतलब कि मैगस्थनीज के द्वारा ही हमारी जो इंडिका पुस्तक है वो रची जाती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो प्रशासन की जानकारी भी हमें इन दोनों सोर्स से पता चलती है। इसके अलावा अगर आप बोर्ड में किस तरीके से पॉइंट बनाएंगे उसी हिसाब से आपको मौर्य साम्राज्य का प्रशासन भी लिखना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आपका प्रमुख राजनीतिक केंद्र। प्रमुख राजनीतिक केंद्र में आपको लिखना है मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है। राजनीतिक कह सकते हैं हम लोग, प्रशासनिक भी कह सकते हैं। तो वो जो 5 राजनीतिक केंद्र थे उसमें आपका है पाटलिपुत्र, ठीक है, जो आपका मगध का राजधानी हो गया, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और सभी केंद्रों का पहचान जो है वो अशोक के अभिलेख से हमें देखने के लिए मिलता है। पश्चिमोत्तर से लेकर हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में जितने भी हमें अभिलेख मिले हैं उन सभी अभिलेखों में हमें एक ही तरह के चीज उत्कीर्ण देखने के लिए मिले हैं। ये चीज का आपको पता होना चाहिए। और जो मौर्य साम्राज्य था वो पूरा का पूरा विविधताओं से भरा हुआ था। यहाँ पर विविधता का अर्थ यहाँ पर यह है कि वहां पर कई समाज के लोग रहा करते थे, ठीक है। इसमें कई धर्म भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। एक तरफ अफगानिस्तान का पहाड़ी इलाका था तो दूसरी ओर उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छा जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो आपका राजधानी में और प्रांत केंद्र पर हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो आपका तक्षशिला है और उज्जैनी है वो व्यापार मार्ग, जो आपका लंबी दूरी के व्यापार मार्ग पर स्थित जो आपका था वो तक्षशिला और उज्जैनी था। इसके अलावा जो स्वर्णगिरी है जिसका अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें तो आपका एक होगा स्वर्ण और एक होगा गिरी। तो स्वर्ण मतलब होता है आपका सोना और गिरी मतलब पहाड़ या पर्वत, ठीक है। तो पहाड़ पर्वत से आप गिरी का अर्थ निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है जो कर्नाटक था वहां पर सोने की खदान बहुत ज्यादा उपलब्ध थी, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट में आप इतना कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये चीज का आपको नोट्स भी आपको उपलब्ध कराया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे आवागमन की सुविधा। मतलब कि आगमन की बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधा थी। मौर्य साम्राज्य में भूमि और नदी दोनों तरह से आगमन की सुविधा मौजूद थी। मतलब कि जमीन से भी जा सकते थे और नदी मतलब कि जहाज वगैरह जो होता है, नाव वगैरह, उस सब चीजों से भी अच्छी तरीके से आगमन की सुविधा थी, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा आदि की व्यवस्था। मतलब कि इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, मौर्य साम्राज्य में राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए राजधानी बड़ा होता है, प्रांत छोटा होता है। तो मौर्य साम्राज्य में राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह, कई दिनों तक का समय लग जाता था, कई महीनों तक का समय लग जाता था। तो अगर कई महीनों तक का समय लगेगा तो जो लोग जा रहे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, ठहराव की व्यवस्था की जाएगी, खान पान की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सुरक्षा का प्रबंध क्यों किया जाएगा, क्योंकि वो जब जा रहे हैं पहले तो उनको रहने का जगह दिया जाएगा, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। और सुरक्षा का यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसका मतलब ये है कि
अगर कोई चीज चोरी वगैरह ना हो तो उसके लिए सुरक्षा किया जाता है। ये मेनली सेनाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग का अगला पॉइंट भी यही है, सेना का प्रबंध। ठीक है, चौथा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सेना का प्रबंध। मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा बड़ा था, तो उसके लिए सेना भी हमें बहुत ज्यादा बड़ी चाहिए होती है। तो बड़ी सेना अगर चाहिए तो उसको, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए भी डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, मतलब कि उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, जो आपका मौर्य साम्राज्य है उसके पास बहुत ही विशाल सेना होती है। मैगस्थनीज जो आपके है यूनानी राजदूत, वो ऐसा कहते हैं कि सेना के प्रबंध के लिए एक समिति और 6 उप समितियां थी। ठीक है, और हर उप समिति का अलग अलग कार्य था। तो आप सबसे पहले ये समझो सभी उप समिति का क्या क्या कार्य था। तो पहली उप समिति का कार्य था नौसेना का संचालन करना। यहाँ पर संचालन का अर्थ नियंत्रण से है। ठीक है, पहली उप समिति का कार्य हो गया हम लोग का नौसेना का संचालन करना। दूसरी उप समिति का कार्य था यातायात और खान पान की सुविधा करना। इसके अलावा तीसरी उप समिति का कार्य था पैदल सैनिकों का संचालन करना। चौथी उप समिति का कार्य था अश्वरोहियों का प्रबंध तथा संचालन करना। अश्वरोही मतलब होता है हम लोग का जितने भी घोड़े होते हैं उनका संचालन करना, उनका प्रबंध करना। ठीक है, और आपका जो 5वीं समिति है उसका कार्य था रथारोहियों का संचालन करना, जो रथ सेना होती है उसका संचालन करना, और हाथियों का संचालन करना आपका लास्ट समिति का कार्य था, अंतिम समिति का कार्य था, मतलब कि 6ठी समिति का कार्य था हाथियों का संचालन करना। इसके अलावा अन्य उप समिति का कार्य था उपकरण को ढोने के लिए बैलगाड़ी का प्रबंध करना, उसका इंतजाम करना, सैनिकों के लिए भोजन और जो जानवर है उसके लिए चारा, इन सब चीजों का इंतजाम करना, उसकी व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों की नियुक्ति करना, क्योंकि सैनिकों की भी देखभाल की जाती थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य में ऐसा बोला जाता है कि वहां पर पैदल सैनिक जो थे वो 6 लाख थे। इसके अलावा 30,000 घोड़सवार सैनिक और 9,000 हाथी सेना वहां पर उपलब्ध थी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य का महत्व, मतलब कि मौर्य साम्राज्य का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखते हैं। तो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका रीजन क्या है, 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास को लिखना शुरू किया था तो उस समय उनको क्या होता है, मौर्य काल जो है वो बहुत ही प्रमुख काल माना जाता है। उस समय उनको ऐसा लगता है कि जो मौर्य काल है वो बहुत ही प्रमुख काल है। ठीक है, ये जो समय आपका चल रहा है 19वीं सदी का, इस समय भारत जो था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन में था। आपका जो पाकिस्तान वाला एरिया है और भारत का जो आज का एरिया है वो सब मिला के आपका ब्रिटिश भारत बनता था। ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अखंड भारत बनाया गया था। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, पहला आपका जो मगध का जो वंश चला है वो आपका हो गया पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद आपका आ गया नंद वंश, और उसके बाद आपका आ गया मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के जो पहले संस्थापक थे वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसके द्वारा ही अखंड भारत बनाया जाता है। और मौर्य काल की जो मूर्तिकला होती है बहुत ही प्रशंसनीय होती है, बहुत ही सराहनीय होती है, बहुत ही तारीफ के लायक होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। मौर्य काल में जो राजाओं द्वारा जो बड़ी बड़ी उपाधियां होती है वो नहीं जोड़ी जाती। मौर्य काल के जितने भी राजा है वो सब बड़ी बड़ी उपाधियों को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अशोक जो है आपका सम्राट अशोक, उसका जो स्थान है बहुत ही महान है, मतलब कि अशोक को महान सम्राट माना जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चारित्रिक विशेषता में भी बताया था बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, वो बहुत ही महान योद्धा भी था क्योंकि उसने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की थी। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नजरों में जो अशोक है वो प्रेरणा का स्रोत भी है। ये चीज भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य का जो कार्य चला है, जो शासन काल आप बोलेंगे तो 150 वर्षों तक चला है। मौर्य साम्राज्य का जो शासन काल है वो 150 वर्षों तक चला है। इतिहासकारों के नजरों में वो लोग ये बहुत कम मानते हैं। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाया था, मतलब भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाया था। फिर क्या होता है, आपका दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते नए राजाओं का, नए रजवाड़ों का उदय हो जाता है। तो इसी के साथ साथ आपका एक टॉपिक भी खत्म हो जाता है जो है आपका मौर्य साम्राज्य का महत्व। इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी तरीके से दे दिया गया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण के राजा तथा सरदार। जो आपका दक्षिण भारत है वहां के राजा और सरदार के बारे में हम लोग समझते हैं। तो भारत के उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण में जो स्थित है तमिलकम, वहां पर क्या होता है, सरदारियों का उदय होता है। जो आपका तमिलकम है उसमें आपके 3 राज्य आते हैं। एक राज्य है आपका तमिलनाडु, एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश और एक राज्य है आपका केरल। केरल का पूरा नहीं है वो केरल, उसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। तमिलकम के क्षेत्र में आपके 3 सरदारियां उभर कर आती है। एक सरदारिया है आपका चोल, एक है चेर और एक है पांडे। आपको साइड में मैप भी देखने के लिए मिल रहा होगा, उसको भी आप अच्छी तरीके से देखिए क्योंकि वो मैप में पूछा जाता है ये चीज। ठीक है, सरदार तथा सरदारी। ठीक है, ये टॉपिक मतलब कि सरदार है कौन, असली में सरदार है कौन, कैसे हम लोग पहचानेंगे। जो सरदार होता है वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जो सरदार का पद होता है मतलब उसका जो पोजीशन होता है वो वंशानुगत होता है। मतलब कि पहले दादा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा ऐसे चलते जाता है। तो वो होता है वंशानुगत। हो भी सकता है नहीं भी, मतलब कि अगर उसका बेटा हुआ ही नहीं तो वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सरदार होता है उसका जो समर्थक होता है उसके आसपास जो बैठा हुआ होता है वो उसके परिवार के लोग होते हैं, खानदान के लोग ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि काका का चाचा का लड़का, ठीक है, उसके अलावा कोई और हो गया उसके रिश्तेदार में ही, वही उसका समर्थक होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सरदार है इसका जो हमें स्रोत देखने के लिए मिलता है, क्या सोर्स से हमें ये सरदार के बारे में जानकारी मिलती है, वो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आपके लिए लाइन। प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ की कविताओं से हमें सरदार के बारे में जानकारी मिलती है। यही आपका स्रोत है, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथ की कविताएं। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ रहा है, जो है सरदार के कार्य, मतलब कि जो सरदार होता था वो क्या क्या काम किया करता था। एक चीज आपको बता दिया जाए, जो आपका सरदार है वो कोई भी राजा नहीं है, क्योंकि जो राजा होता है उसका भी सेम, वो भी शक्तिशाली होता है। ठीक है, उसका पद भी वंशानुगत होता है। ठीक है, और इसमें मैंने दोनों चीज लिखा है, वंशानुगत हो भी सकता है नहीं भी। ठीक है, उसमें भी सेम वही है। लेकिन जो सरदार होता है ना वो भेंट जो होता है वो लेता है। ठीक है, लेकिन जो आपका राजा होता है वो कर भी लेता है। ठीक है, यहाँ पर अभी देखना अच्छी तरीके से, सरदार के कार्य में मैंने लिखा है अनुष्ठानों का संचालन, जितना भी आपका पूजा पाठ से रिलेटेड जितने भी चीज है वो सब सरदार करता है। युद्ध का जो लीडरशिप होता है, जो नेतृत्व होता है वो सरदार करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बीच में जो बिचौलिया का काम, मध्यस्थता का काम या फिर मिडल मैन का जो काम करेगा वो आपका सरदार करेगा। जो सरदार होता है वो लोगों से भेंट लेता है और फिर उसके अपने समर्थकों को बांट देता है। भेंट का अर्थ यहाँ पर गिफ्ट से है, मतलब कि जो अपनी इच्छा से दिया जाता है, मतलब कोई अपनी इच्छा से भेंट देता है सरदार को, तो उससे बोला जाता है भेंट से। अब हम लोग आते हैं, इससे थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करते हैं राजा का। तो राजा जो होता है वो कर भी लेता है। ठीक है, कर वसूली करता है। ठीक है, वसूलता है कर, और जो कर होता है वो आपका स्थायी होता है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके अलावा जो सरदार होता है उसके पास कोई भी स्थायी सेना नहीं होती है और ना ही कोई अधिकारी होता है। लेकिन इसी का कंपैरिजन करें तो आपका जो राजा होता है उसके पास स्थायी सेना होती है और अधिकारी लोग भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ऐसे सरदार भी है, जैसे कि कई सरदार तथा राजा क्या करते हैं, लंबी दूरी से राजस्व को वसूली करते हैं। जो आपका टैक्स होता है उसकी वसूली करते हैं। कुछ ऐसे आपके हैं सरदार जिसमें आपके सातवाहन और शक राजा बहुत ही प्रमुख है। जो आपके शक राजा है वो मध्य एशियाई के मूल के थे। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग और भी अच्छे टॉपिक को क्लियर करवाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा, और अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम लोग और वीडियोस आपके लिए बना सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।